हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हम हमारा दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत में संघ की कार्यपालिका, जिसमें हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात की थी। आपको पता है भाई, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री शामिल होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में बात। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। भाई, भारत में जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, उसके कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ही बात हम करेंगे संविधान के अनुच्छेद 74 की, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में ही क्या है? प्रावधान दिया गया है किसका? प्रधानमंत्री के पद का। मतलब आर्टिकल 74 में कहा गया है वह भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। जिस प्रकार आर्टिकल 52 में 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना, आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड है। इसी अनुच्छेद में आर्टिकल 74 में ही क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। आर्टिकल 74 के तहत ही राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। वह इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसका अध्यक्ष है जो वो कौन होगा? मंत्री परिषद का मतलब अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। देखो, आर्टिकल 75 में क्या है कि तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। संघ की मंत्रिपरिषद, जो संघ की मंत्रिपरिषद है की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मतलब संघ की जो मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद की जब नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, भाई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? तो किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। भारत में संसदीय प्रणाली है। आप जानते हैं, हम पहले ही चैप्टर में कर चुके हैं संसदीय प्रणाली के बारे में। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? जो राज्य का अध्यक्ष होता है, मतलब राष्ट्रपति या सम्राट या राजा बोल सकते हैं जिसको, वो क्या होता है? नामात्र का अध्यक्ष होता है। उसके पास सारी पावर होती है, लेकिन उन पावरों का यूज है वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है। और वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? जो वास्तविक कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री हो गया, वो सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। मतलब मंत्री परिषद सारी शक्तियों का प्रयोग करेगी। तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का नामात्र का अध्यक्ष है। ये बात कर चुके हैं हम। राष्ट्रपति क्या है? नामात्र का अध्यक्ष है। ठीक है। वह प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष है। वास्तविक अध्यक्ष कौन है? मतलब कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री। वास्तविक का मतलब रियल मतलब क्या होगा? जितनी भी पावर है उन सब पावर का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और नाम मात्र का मतलब सिर्फ नाम के लिए, मतलब सिर्फ नाम के लिए सारी शक्तियां किसकी हैं? कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उनका यूज नहीं करेगा वो। ठीक है। उनका यूज किस प्रकार करेगा? वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना है। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, एमपी के जो इलेक्शन होते हैं आपने देखा होगा। ठीक है। आप उस समय देखते होगे लोकसभा में जैसे ही इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है तो उस दल का क्या है? उस दल की सरकार आती है। ठीक है। उस दल का नेता है जो वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन होते हैं। लोकसभा होता है जो निम्न सदन होता है, जिसको लोगों का सदन भी कहते हैं, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा मतलब स्थायी सदन होता है, भंग नहीं किया जा सकता, और क्या है? उच्च सदन होता है। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 मंत्री मतलब सदस्य हो सकते हैं, और राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। तो 552 सीटों पे जैसे इलेक्शन होता है, मतलब एट प्रेजेंट 545 सीटें हैं लोकसभा की, मतलब 545 सदस्य हैं। ठीक है। तो लोकसभा का जैसे ही इलेक्शन होता है तो जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ, मतलब सीधी बात क्या है? जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ, मतलब हाफ से एक ज्यादा। ठीक है। तो उस दल की क्या होगी? सरकार आएगी। और उस दल का जो नेता है उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? पीएम नियुक्त करेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट या पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, भाई ऐसी भी स्थिति हो सकती है
मैं जैसे एमपी के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो, तब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो, मतलब हाफ से एक ज्यादा मतलब सीटें प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये बात हम राष्ट्रपति के क्वेश्चन में कर चुके हैं, जो राष्ट्रपति के सहविवेक अधिकार है उनमें हमने बात की थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और विवेक से किसको करता है, जो बड़ा दल है, जो बड़ा दल है, मतलब उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और जैसे ही उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो उसको क्या है, लोकसभा में बहुमत दिखाना पड़ेगा। अगर बहुमत उसने दिखा दिया, जो बहुमत सरकार बनाने के लिए चाहिए, मतलब हद से एक ज्यादा, अगर उसने वो बहुमत दिखा दिया तो उसकी सरकार बन जाएगी। अगर उसने बहुमत नहीं दिखाया, वह न दिखा पाया, तो उसकी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रपति का सहविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, उसकी अवधि है, उसकी कितनी होती है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको पता है, सिंपल सी बात है, लोकसभा का, प्रधानमंत्री का, इनका कार्यकाल सीधा कितना ही होता है, 5 वर्ष होता है। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना, 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष होता है, आप सभी को पता है। लेकिन इसकी अवधि लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। मतलब जब तक लोकसभा में इनका बहुमत रहेगा, ठीक है, इनका बहुमत रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री के अपने पद पर बना रहेगा। अगर लोकसभा के बहुमत का समर्थन है तो उस पर निर्भर करता है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं रहता, मतलब क्या है, जितनी सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए, जितनी बहुमत चाहिए, अगर उससे कम हो गए तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। उसके विरुद्ध अविश्वास का मत स्वीकार हो जाता है तथा तब प्रधानमंत्री पीएम को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर मतलब बहुमत नहीं रहा, लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, तो पीएम को क्या है, त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। पीएम का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र समझा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, जो पीएम का त्याग पत्र है वो क्या है, पूर्ण मंत्रिमंडल का ही बहुमत मतलब त्याग पत्र समझा जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण मतलब जो सरकार है, मतलब जो लोकसभा बिल्कुल भंग हो गई, ठीक है। पूर्ण मतलब संपूर्ण मंत्रिमंडल का ही इस्तीफा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियों के बारे में। देखो प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, आपको पता है, जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, वह सारी शक्तियां हैं जो कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जैसे की शक्तियों में हमने पढ़ा है, बहुत सारी शक्तियां पढ़ी, प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और आपातकालीन स्थिति, और कुछ शक्तियां उसकी सहविवेकी शक्तियां पढ़ी, ठीक है। तो उन शक्तियों का प्रयोग वो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो उनसे रिलेटेड ही शक्तियां हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद का निर्माण, हमने क्या पढ़ा था पीछे, राष्ट्रपति में, वे राष्ट्रपति की एक पावर थी, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है ना। ये पावर किसकी पढ़ी हमने, राष्ट्रपति की। लेकिन अब हमें यह भी पता है पर राष्ट्रपति क्या सिर्फ नाम मात्र का है। उन शक्तियों का रियल में मतलब वास्तविक तौर पर प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पीएम की परामर्श पर, पीएम मतलब बेटा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पीएम के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इस संबंध में पीएम, प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों के नाम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होंगे उनको डिनोट कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की भी पावर होगी, वह मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, मतलब वास्तविक तौर पर मंत्रिपरिषद का गठन किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि मंत्री जिन मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे उनको डिनोट किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया। तो एक्चुअल में तो शक्ति का प्रयोग किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात मंत्री बन जाते हैं, ठीक है। सितंबर 2017 में मंत्रिपरिषद में कुल 75 थे संख्या थी, ठीक है। मंत्रिपरिषद में 75 सदस्य थे, जिसमें 27 कैबिनेट, 37 राज्य स्तर के और 11 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री थे। इस टॉपिक मतलब इसके बारे में हम मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और इन सदस्यों के बारे में, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना बस जो लिख रखा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पावर है वो याद करते हैं, विभागों का विभाजन। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आप सुनते हो हर रोज, भाई वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, उद्योग मंत्री कौन है। तो इन्हीं विभागों का विभाजन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो पीएम अपने साथियों को चुनता ही नहीं, अपितु
उन्हें विभागों का विभाजन भी करता है। मतलब मंत्री परिषद में जो मंत्री चुने गए हैं, जो विजयी हुए हैं, ठीक है, उन मंत्रियों को प्रधानमंत्री क्या है, उनको विभागों का वितरण, मतलब विभागों की क्या करता है, उसमें विभाजन करता है। ठीक है भाई, किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को गृह मंत्री बना दिया, और एक बात और याद रखना, एक मंत्री को एक से ज्यादा विभाग भी दे सकता है। तो इन सब विभागों का विभाजन करना भी किसका काम है, प्रधानमंत्री का काम है। उसके बाद वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है, मतलब किसी को कितने भी विभाग दे सकता है, कोई भी विभाग दे सकता है, और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। मतलब शुरू में जैसे बना दिया उसको वित्त मंत्री, तो प्रधानमंत्री चाहे तो उसके विभाग में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, बाद में उसको कोई और विभाग दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएम की, मंत्रिमंडल का। पीएम जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल का सभापति होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। पीएम मंत्रिमंडल का सभापति होता है, वह कैबिनेट की बैठकों का सभापतित्व करता है। ठीक है, मतलब अध्यक्षता करता है कैबिनेट की बैठकों की। वह कार्यसूची तैयार करता है। ठीक है, कैबिनेट के जो भी कार्य हैं वो सूची तैयार करता है। बैठकों में होने वाले वाद विवाद, जो विचार विमर्श होते हैं, उन पर नियंत्रण रखता है। मंत्रिमंडल के अधिकतर निर्णय होते हैं जो वास्तव में पीएम के ही निर्णय होते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं भाई मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है भाई ये काम करना, तो वास्तव में क्या होता है, वो निर्णय प्रधानमंत्री के ही होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। चौथी पावर पढ़ते हैं हम, कार्य पढ़ते हैं मंत्रियों की पदच्युति। ठीक है, मंत्रियों को अपने पद से हटाना। ठीक है, हम कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, पद से हटाना। ठीक है, तो संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, परंतु क्या, संविधान के अनुसार तो क्या, मंत्री जब तक वह राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है, वास्तविक में मंत्री तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री चाहे। मतलब संविधान के अनुसार तो कब तक बने रहेंगे अपने पद पर, जब तक राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए, वास्तविक तौर पर देखा जाए, एक्चुअल फॉर्म में देखा जाए, तो एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है, वो जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा तब तक अपने मंत्री बने रहेंगे। उसकी इच्छा मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद में नहीं रह सकता। अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहता किसी को रोकना, तो वो मंत्री परिषद में नहीं रह सकता। यदि कोई मंत्री पीएम के सहमत न हो तो वह उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। मतलब हो सकता है भाई पीएम के कोई विचार से, कोई बात से मंत्री परिषद का कोई सदस्य सहमत न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्रधानमंत्री उसको मंत्री परिषद से बोल सकता है भाई त्याग पत्र दो आप। ठीक है, त्याग पत्र देने के लिए बोल सकता है। अगर यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार त्याग पत्र न दे, मतलब प्रधानमंत्री ने कह दिया भाई त्याग पत्र दो और वो त्याग पत्र नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तो वह राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे पद से हटवा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पावर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा भाई इनको पद से हटा दो, और राष्ट्रपति इनको क्या है, पद से हटा सकता है। ठीक है, वह स्वयं अपना त्याग पत्र देकर, देखो वह अपना स्वयं त्याग पत्र देकर समस्त मंत्रिमंडल को भी अपदस्थ कर सकता है। ठीक है, और दोबारा मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय अपने विरोधी व्यक्तियों को मंत्रिमंडल से बाहर रख सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बात है समझने की, सीधी सी बात देख रही है इसमें, प्रधानमंत्री चाहेगा तो मंत्री परिषद का सदस्य रहेगा, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। तो मंत्रियों को प्रधानमंत्री की बात माननी आवश्यक है, जरूरी ही होगी, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो वो सीधा बोल सकता है भाई आप त्याग पत्र दो। अगर वो त्याग पत्र नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा भाई इस मंत्री को उनके पद से हटा दो। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। ठीक है, और जो उसके विरोधी हैं, पीएम के विरोधी हैं, मतलब इतनी बात हो गई और उसके बाद भी कुछ विरोधी बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, प्रधानमंत्री खुद त्याग पत्र दे देगा। और प्रधानमंत्री का त्याग पत्र ही क्या होगा, पूरे मंत्रिमंडल का ही त्याग पत्र होता है। हम पहले बात कर चुके इस बात के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र दिया, लोकसभा भंग। ठीक है, लोकसभा भंग, सरकार गिर गई। ठीक है, तो जैसे ही सरकार गिरी तो दोबारा जब जैसे लोकसभा बनेगी, जैसे दोबारा मंत्रिमंडल बनेगा, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, जो उसके विरोधी थे उनको मंत्री परिषद में शामिल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधी सी पावर दिख रही है प्रधानमंत्री के हाथों में होती है सारी। ठीक है, मंत्रिमंडल की जो बागडोर होती है उस पर कंट्रोल होता है सीधा प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें कार्य के बारे में, पीएम का सामान्य कार्य रूप। सामान्य कार्य रूप देखो क्या होता है, पीएम सरकार के भिन्न भिन्न विभागों का मतलब वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री। ठीक, तो इस प्रकार के क्या है, विभागों तथा उनके कार्यों में तालमेल रखता है। अलग अलग विभागों के बीच में क्या करता है, तालमेल रखता है, क्योंकि सीधी सी बात है प्रत्येक विभाग क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, मतलब आपस में पूरक है, सहायक है एक दूसरे के, ठीक है। वह मंत्रिमंडल में एकता और सामूहिक उत्तरदायित्व का स्थापित करता है, मतलब उनके अंदर विभागों के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर क्या एकता बनाए रखता है, सामूहिक उत्तरदायित्व स्थापित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, छठी है जो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। फिर राष्ट्रपति का जो सलाहकार कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का गठन ही किस लिए किया गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किया गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री होता है जो राष्ट्रपति का क्या होता है, मुख्य सलाहकार होता है, ठीक है। पीएम राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति प्रशासन के प्रत्येक मामले पर पीएम की सलाह देता है, ठीक है। पीएम को क्या करता है, सलाह लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रशासन के प्रत्येक मामले पर पीएम की सलाह लेता है। राष्ट्रपति को पीएम की सलाह के अनुसार ही शासन चलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री सलाह देगा वैसे ही राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, संविधान के संशोधन 42 के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44 संविधान का जो संशोधन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो विचार है, सलाह है, उसको मानना तो पड़ेगा, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए उसको जरूर भेज सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण कड़ी क्या है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में, ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण कड़ी, मतलब इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक ज्वाइंट का काम करता है, इनको जोड़े रखने का काम करता है। देखो, प्रधानमंत्री पीएम राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के मध्य एक कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों के विषय में सूचित करता है। मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय हैं उनके विषय में सूचित करता है, किसको, मतलब सूचना देता है, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। सूचित करता है, सूचना देता है, ठीक है। उसके बाद है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, ठीक है। सरकार का क्या है, प्रमुख प्रवक्ता है। प्रवक्ता देखो, पीएम ही सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, ठीक है। प्रवक्ता है संसद, क्या, संसद तथा जनता, क्या है, संसद या जनता के सामने मंत्रिमंडल की नीति, वह मंत्रिमंडल ने जो नीति बनाई और निर्णयों की घोषणा पीएम द्वारा की जाती है। वह मंत्रिमंडल की जितनी भी नीतियां हैं, ठीक है, उनकी घोषणा है, उनके बारे में कौन ही बताता है, प्रधानमंत्री ही बताता है, क्योंकि वो क्या है, उसका प्रवक्ता है, संसद में हो चाहे जनता की बात हो, ठीक है। वह सभी प्रशासनिक विभागों की जानकारी रखता है, जितने भी प्रशासनिक लोग, प्रशासन के विभाग होते हैं, उनकी सबकी जानकारी भी रखता है, कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना राष्ट्रपति की पावर में, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री से या मंत्रिपरिषद में किसी प्रशासन के बारे में क्या है, जानकारी ले सकता है, ठीक है। तो वो जानकारी कौन ही देगा, प्रधानमंत्री देगा। क्यों, क्योंकि वो सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनकी तरफ से वो स्पष्टीकरण देगा, ठीक है, संसद में, जनता के सामने। नेक्स्ट पावर है जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार। हमने राष्ट्रपति के पावर में पढ़ा था, राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। लेकिन सीधी सी वही बात है, राष्ट्रपति तो नामात्र का है और वो कोई भी काम करेगा तो किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो एक्चुअल में पावर किसकी होगी, ये प्रधानमंत्री की होगी। तो क्या है, पीएम, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करा सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री क्या है, सलाह दे राष्ट्रपति को, फिर लोकसभा को भंग कर दो तो क्या है, लोकसभा भंग, सरकार फिनिश। उसके बाद है पार्टी का नेता। सीधी सी बात है, पार्टी का नेता तो होता ही है। पार्टी का नेता देखो, पीएम अपनी पार्टी का नेता होता है। पार्टी को संगठित करना, इकट्ठा करना और पार्टी की नीतियों को निश्चित करना, जो उसकी पार्टी की पॉलिसी है, उनकी नीतियां हैं, उनको निश्चित करता है, पीएम का ही काम है, ठीक है। आम चुनाव में, जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं या विधानसभाओं के आम चुनाव होते हैं, ठीक है, के समय पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव में क्या करता है, के चुनाव में पीएम का बड़ा हाथ होता है। वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए जोरदार भाषण देता है। देखते हो ना, जैसे इलेक्शन होता है, ठीक है, भाई किसी भी राज्य में जैसे विधानसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, या लोकसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, जो दल का नेता होता है, मुख्य होता है, ठीक है, जो पार्टी का, जैसे पीएम एट प्रेजेंट जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, सरकार बीजेपी पार्टी के, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहाँ पर क्या है, अपनी पार्टी की तरफ से क्या है, भाषण देते हैं, अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जोरदार से भाषण देते हैं। देखा होगा ना भाइयों और बहनों, ठीक है। उसके
बाद नेक्स्ट पावर है नियुक्तियां। अब नियुक्तियों के बारे में देखो क्या है, शासन के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह से करता है। मतलब राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, लेकिन वो वास्तविक एक्चुअल में कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सलाह देता है, प्रधानमंत्री ही नाम डिनोट करता है उनके, राष्ट्रपति सिर्फ करता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जैसे राज्य के गवर्नर, राज्यपालों की नियुक्ति, राजदूत जो विदेशी राजदूत होते हैं, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा के सदस्य होते हैं, ठीक है, एससी और एचसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वैसे राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की नियुक्तियों में पढ़ा था, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह। तो एक्चुअल में पावर किसकी है, ये प्रधानमंत्री की है। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट है जो गृह तथा विदेश नीतियों का निर्माण। वह जो गृह या विदेश नीतियों का निर्माण है वो कौन करता है। देखो गृह तथा विदेश नीतियों के निर्माण में प्रधानमंत्री का ही हाथ होता है। भारत की विदेश नीति क्या होगी, भारत की जो विदेश नीति है जो क्या होगी, इसका निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे, उनके साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, इसका निर्णय भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। वह दूसरे देश के साथ फॉरेनर जो पॉलिसी है, विदेशी नीति है, उसका निर्धारण भी, निर्माण भी, निर्णय भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये थी इसकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो प्रधानमंत्री की कार्यवह शक्तियां थी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही करवाई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम की है, ठीक है। तो एक बार फिर बात करते हैं हम प्रधानमंत्री के पद के बारे में, किस अनुच्छेद में बताया गया है, 74 में, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद में कहा गया है ये, 74 में, ठीक है। भारत में कौन सी प्रणाली है, कौन सी शासन प्रणाली है, तो कौन सी, संसदीय प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति क्या है, नामात्र का, और वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी अवधि 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री के कार्य पढ़े, तो सभी साथ साथ में बोलेंगे। पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद का निर्माण। सेकंड, बोलो शाबाश, विभागों का विभाजन, विभागों का विभाजन, ठीक है। उसके बाद है पीएम, मंत्रिमंडल का सभापति, मंत्रियों की पद ज्योति, ठीक है। पीएम का सामान्य कार्य रूप। छठा है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, बोलेंगे साथ साथ में सभी। उसके बाद है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण कड़ी, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में एक कड़ी का काम करता है, ठीक है। सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, पार्टी का नेता, नियुक्तियां और गृह तथा विदेश नीतियों का निर्माण। तो ये इसकी 12 कार्यवह शक्तियां हमने पढ़ी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका कंसेप्ट है जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो वीडियो को रिवाइज करें, दोबारा देखें, कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ठीक है। और हमारा चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप ही का चैनल है, सिर्फ मैं तो आपका सेवा कर रहा हूँ आपकी, मैं तो आप सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चैनल सिर्फ ये आपका ही है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा पहुँच सके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बचा है इस टॉपिक में, दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।